औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सोडा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे यूरिया के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में और उसके फ़ायदों के बारे में कि यूरिया हम प्रेफर क्यों करते हैं। बहुत सारी बातें, लेकिन स्टार्ट करते हैं। एज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, द डिमांड फॉर द फूड हैज़ इंक्रीज्ड। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 3.5 बिलियन इन 1965 और 2050 तक कितनी हो जाएगी? It will reach 10 billion. Many people today are hungry and many more are under nutrition. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो भूखे हैं और बहुत सारे ऐसे जो जिनकी ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी कोई नहीं हो रही। तो क्रॉस टेक न्यूट्रिएंट्स जो आपकी फसलें हैं वो क्या करती हैं? वो अपने अज्जा, ग़िज़ाई अज्जा कहाँ से हासिल करती हैं? ज़मीन से। एंड दीज मस्ट बी रिप्लेस्ड। और वो ग़िज़ाई अज्जा जो एक फसल ने ले लिए होते हैं, हमें उनको दोबारा लौटाना चाहिए। दे मस्ट बी रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट क्रॉप इज सोन। इससे पहले कि हम दूसरी फसल लगाएं, हमें वो ग़िज़ाई अज्जा ज़मीन को वापस लौटाने होंगे। तो फर्टिलाइजर्स क्या करती हैं? फर्टिलाइजर्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर पुट इन द सॉइल टू प्रोवाइड द एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट्स लाइफ। दे आर एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी। मेकअप का मतलब होता है ना, मेकअप क्यों करते हैं? ताकि जो कमी रह गई उसको पूरा किया जा सके। जो लोग समझते हैं कमी रह गई है बनाने वाले की तरफ से, तो मेकअप का मतलब पूरा करना। द डेफिशिएंसी, उस कमी को कॉज बाय द प्रीवियस क्रॉप, जो कि पिछली फसल ने पैदा कर दी है। तो डेफिनेशन है जी फर्टिलाइजर्स की, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड द एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट्स लाइफ आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। यूरिया की बात होगी जी। यूरिया का फार्मूला बेटा ये लिखा हुआ है ऊपर, देख लें इसको। सी, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर इसके दोनों साइडों पे आप अमाइनो ग्रुप लगा देना तो ये यूरिया बन जाती है। फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक को बेटा हम कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट। क्लियर हो गया? दूसरे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, दैट आर मैन मेड। में यूरिया है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या बेटा, आप अमोनिया का रिएक्शन करवा दें किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उसके नतीजे में क्या मिल जाएगा आपको? देखें, NH3 + H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? अपना एक प्रोटॉन इसको देगा, उसके नतीजे में क्या बनेगा? NH4। अमोनियम, सुन रहे हो? अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? बल्कि 4 आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह, बस सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि रिएक्शन होता क्या है। NH4 ये अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम फॉस्फेट, फास्फोरिक एसिड के साथ आप अमोनिया का रिएक्शन करवाएं तो आपको अमोनियम फास्फेट मिल जाएगा। अमोनियम फास्फेट मिल जाएगा। फिर उसकी टाइप्स, अमोनियम सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, ये इसका नाम है यूरिया। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमोनियम आयंस, जितने अमोनियम आयंस होंगे उसी लिहाज से उसका नाम रखा जाएगा। तो यूरिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर बिकॉज द फॉलोइंग क्वालिटीज। अब यूरिया के बारे में कोई बंदा पूछ ले कि यूरिया सबसे ज्यादा क्यों यूज होती है, तो आपने क्या बताना है इसके बारे में? यूरिया इज द प्रेफर्ड फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। नंबर 1, यूरिया में जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा। क्यों? नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होने से क्या होता है? थोड़ा याद रखें, नाइट्रोजन ही वो एलिमेंट है जो प्रोटीन्स के बनने में काम आता है, जो पौधों के पत्तों को ग्रीन कलर देता है, ठीक है, उनके स्टेम की फॉर्मेशन में यूज होता है। तो याद रखें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट अमंग ऑल द सिंथेटिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। याद रखना, यूरिया याद रखना कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इन इट, एंड दैट इज 46%। बाकी में इतनी नहीं होती। इट डज नॉट अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये ज़मीन की साख्त को भी ख़राब नहीं करती। ज़मीन में डाल दो तो ज़मीन की साख्त को ख़राब नहीं करती।
इन द सॉइल इट हाइड्रोलाइसिस, ये क्या करती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है। क्या मतलब, पानी से रिएक्शन करती है, उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है, अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट पानी से रिएक्शन करेगी, अमोनियम कार्बामेट मिलेगा। अमोनियम कार्बामेट जो है वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है, ये लिखा हुआ। इन द सॉइल इट हाइड्रोलाइजेस क्विकली टू अमोनियम कार्बामेट which eventually changes into ammonia and which decomposes into the nitrogen and hydrogen. Nitrogen is the main constituent of the proteins. It is required by the stems and the leaves during the early stages of the plant's development. It imparts green color to the leaves and increases the yield and quality of the crop. Clear हो गए ये फायदे हैं इसके। चले आगे जी। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए भाई, अमोनिया चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दो रॉ मटेरियल्स चाहिए। किसकी तैयारी के लिए, यूरिया की तैयारी के लिए। होता क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप क्या, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द अमोनियम कार्बामेट। क्या होता है जी, जरा गौर से सुनना। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसका स्ट्रक्चर है, सुन रहे हैं। दो अमोनिया आते हैं एन, बेटा एक अमोनिया दूसरी अमोनिया से एक हाइड्रोजन ले लेती है, अमोनियम बन जाएगा। सुन रहे नहीं सुन रहे, इधर से एक बॉन्ड टूटता है, किधर से, इधर से। तो ये जो, गौर से सुनना, ये जो आपका NH4 है, ये जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और ये जो आपका NH2 है, ये किससे, कार्बन से जुड़ जाएगा। उसके नतीजे में आपको ये चीज मिलेगी, NH2ONH4, ठीक है। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से ये जो NH4, इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4 ना, उनमें से 2 निकलते हैं, ऑक्सीजन को भी साथ लेते हैं, पानी बना देते हैं, ठीक है। पीछे क्या बच गया, NH2, H2O निकल गया ना, तो पीछे NH2 बचा। कार्बन आयल के दोनों साइडों पर कौन मौजूद है, NH2। ये आपका यूरिया आपको मिल गया। ये सेकंड स्टेप है आपका। प्रॉब्लम जी, चले फिर शुरू हो रहे हैं। अमोनियम कार्बामेट बना पहले रिएक्शन में, समझ आ गया। और यहाँ पे कितने अमोनिया यूज होंगे, 2। क्लियर हो गया। डिस्टिलेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट क्या होगा जी, अमोनियम कार्बामेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर इमिटिंग और आफ्टर रिलीजिंग ए वाटर मॉलिक्यूल इनटू द यूरिया, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा जी, द यूरिया सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड इन द वैक्यूम इवेपोरेटर्स व्हिच इज देन रैपिडली कूल्ड एंड सेंट टू द कूलिंग टावर। यूरिया का जो सोल्यूशन है उसको कंसंट्रेट करता है, उससे पानी को उड़ाते हैं, ठीक है, वैक्यूम इवेपोरेटर्स के अंदर, ठीक है। व्हिच इज देन रैपिडली कूल्ड, फिर हम उसको बहुत जल्दी ठंडा करते हैं और उसको एक ऐसे टावर में भेज देते हैं जहाँ से हम उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, और वो जमता है, ठीक है। उनकी उसके प्रिलिंग का मतलब उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। यूरिया प्रिल्स थस प्रोड्यूस्ड आर पैक्ड एंड देन मार्केटेड, उनको फिर बोरियों में डाल के मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये बच्चे आपको बता रहे हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है। पहला जी अमोनियम सल्फेट, ये फार्मूला आ गया उसका। सल्फेट यहाँ पे इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा, NH4 अब बता रहा मॉलिक्यूलर मास ये, और इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है 21.2 है। फिर अमोनियम नाइट्रेट है, तो इसके अंदर भी जो नाइट्रोजन की परसेंटेज 35% है। तो यूरिया के अंदर 46.6% है। सो दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी। प्रॉब्लम किसी को, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है जी आपकी। तो ये बात बड़े मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी, बल्कि पिछले साल मैंने अपने लेक्चर में समझाई थी कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट अगर आपने किसी कंपाउंड में निकालनी तो कैसे निकालते हैं। तो बेटा देखिए, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन वन मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। मिसाल के तौर पर आपका ये जो कंपाउंड है, इसके अंदर नाइट्रोजन के कितने 2 एटम्स हैं, उसका मास कितना होगा 28, इसका टोटल मोलर मास कितना 60। तो एलिमेंट का कंपाउंड के 1 मोल में कितना मास है आप उसे ऊपर रखें और मोलर मास को नीचे रखें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज मिल गई। किसके अंदर, किसके अंदर, यूरिया के अंदर। दैट विल बी, ये लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो एलिमेंट का मास ऊपर डाल दें जितना भी उसका मास है आपके कंपाउंड के अंदर, और टोटल मास जो मोलर मास आपके कंपाउंड पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें जी। तो ये आपका बच्चे स्टेप जो आपका जैसे कहता है कि फ्लो शीट डायग्राम है जी, आपने दोनों को मिलाया रिएक्शन चैम्बर में।
उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, अमोनियम कार्बोनेट मिला। आपने उसकी डिस्टिलेशन की, कुछ की डिस्टिलेशन होती है, कुछ की नहीं होती, वापस भी भेज देते हैं और ये रिएक्शन चलता है। इवेपोरेटर में भेजेंगे, पानी उड़ जाएगा, हॉट एयर से पानी उड़ जाएगा। ग्रेनुलर या ग्रेन्यूलेटर्स जो हैं उनके अंदर आप उसके ग्रेन्स बनाएंगे, दाने बनाएंगे और उसको फिर स्टोर करके भेज देंगे। इसके बाद जी आपका एक टॉपिक जो मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा, कहता है नेचुरल फर्टिलाइजर, इसे यूट्रिफिकेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर बेटर देन द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ऐसा क्यों है? नेचुरल, आपको बंदा आपसे पूछ लिया, आपने जवाब देना है कि वाई, तो जवाब यह है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर इनसॉल्युबल। नेचुरल फर्टिलाइजर्स पानी में डिजॉल्व नहीं होती इन द वाटर, दे डिकम्पोज स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती है, पानी में डिजॉल्व होती है और जितनी पौधे को जरूरत होती है उसके साथ साथ एब्जॉर्ब होती रहती है। They decompose slowly and gradually by bacteria and liberate useful water soluble nutrients for plants. तो वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी यूज होती रहती है। They do not contain toxic chemicals and hence do not damage the soil, crops and plants. Clear हो गया? On the other hand, synthetic fertilizer, ये अब आपने एक के बारे में बता दिया। दूसरी तरफ क्या जी, जो आपके synthetic fertilizers are water soluble। अब अगर फ्लड आ जाए तो जो खाद आपने ज़मीन में डाली वो तो पानी में डिजॉल्व होकर कहाँ चली जाएगी, दरिया में चली जाएगी, वाटर सॉल्युबल है, और वहाँ जाके क्या करेगी, सुन लें, यूट्रिफिकेशन कॉज करेगी। When more fertilizer is applied then the soil can absorb rain washes off the excess fertilizer, वो ज़्यादा मिकदार अपने साथ ले जाएगी। This is not only uneconomical, एक तो ये कि इससे बंदे का नुकसान होगा जिसने पैसे लगा के खाद डाली थी, ठीक है, पहला नुकसान, बट ऑल्सो हैजर्डस, दूसरी बात ये खतरनाक है टू द इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के लिए। द डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स फ्लो इनटू द स्ट्रीम, लेक्स एंड रिवर्स एंड कंट्रीब्यूट, पहला पता क्या हुआ कि वो अनइकोनॉमिकल है, नुकसान हुआ पैसे के लिहाज से, मनी के लिहाज से। दूसरा, जब वो बह कर दरियाओं में जाएगी, समंदर में जाएगी, झीलों में जाएगी, ठीक है, तो क्या करेगी, एंड विल कंट्रीब्यूट इन द यूट्रिफिकेशन ऑफ दियर वाटर्स। अब यूट्रिफिकेशन क्या है? यूट्रिफिकेशन इज द ओवर ग्रोथ ऑफ द वाटर प्लांट्स, एलजीई, ठीक है, पानी के जो पौधे हैं। अब देखें, खाद मिला हुआ पानी जब दरिया में जाएगा तो वहां पे भी तो पानी के अंदर पौधे होते हैं ना, ये खाद अब उनको ग्रो करवाएगी, वो पौधे हाथ से ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब वो हाथ से ज्यादा बढ़ेंगे तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जिससे मछलियां सांस लेती हैं, वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, मछलियां मर जाएंगी, पानी के अंदर रहने वाले जानदार मर जाएंगे। अब पानी के अंदर रहने वाले जानदार मरे, अब जब वो मरेंगे उनकी बॉडीज गलने सड़ेंगी, उससे क्या होगा, बदबू फैलेगी माहौल में, ठीक है, और फिर ये जो एल्ची बड़े हुए हैं ये भी आखिरकार मरेंगे, और क्या होगा, हमारे माहौल में बदबू फैलेगी, हमारे पानी खराब हो जाएंगे और बहुत सारे नुकसान हमें होंगे। तो अब इसको पढ़ लो, क्या जी, वो खाद जो बह के पानी में गई थी, इट विल कॉज यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। द ओवर ग्रोथ ऑफ वाटर प्लांट्स, एल्जी एंड बैड ऑर्डर इन दीज वाटर्स, ए ब्लूम ऑफ एल्जी कैन स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस। ब्लूम का मतलब एक जो कहते हैं उसको गुच्छा जो एल्जी का है वो पूरे पानी की सरफेस पे फैल जाएगा, ब्लॉकिंग द लाइट। क्या होगा, लाइट नहीं पहुंचेगी फॉर द अदर प्लांट्स लाइफ इन द वाटर। व्हेन द प्लांट्स एंड एल्जी डाई, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली। जब पौधे और एल्जी मरेंगे तो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करने के लिए बढ़ेंगे। विद सो मच फूड अवेलेबल, खाना ज़्यादा तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा होंगे। दे रिमूव द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, वो पानी से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी उसको खींच लेंगे। विदाउट ऑक्सीजन फिश डाई, अफेक्टिंग द होल इकोसिस्टम। नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज स्टोमक कैंसर। अब जो बंदा उस दरिया का पानी पिएगा अगर उसमें नाइट्रेट आयंस हुए तो उसको मैदे का कैंसर भी हो सकता है। तो बीमारियाँ बता रही ये अभी आपने इनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि जो सिंथेटिक आपकी फर्टिलाइजर्स हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, और जब वो पानी में डिज़ोल्व होती हैं तो फिर क्या होगा, जो रेन वाटर है उसे बहा कर साथ ले जाएगा। तो उसके ये इफेक्ट्स हैं। पहली बात, इट इज़ अनइकोनॉमिकल, इट कॉज यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन नीचे डाल दीजिएगा। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। द ओवर ग्रोथ ऑफ वाटर प्लांट्स, ठीक है, ड्यू टू द वाटर कंटेनिंग द फर्टिलाइजर्स, ठीक है, is called that is called the eutrophication. आगे चले। So फिर कहते हैं people have been preparing common chemicals such as acids, alkalis, soaps, baking soda, soda ash,
कॉस्टिक सोडा है नहीं, उसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। सोडा शायद H2CO3 धोबी सोडा है, बेकिंग सोडा मैंने बता दी है। सोप मैंने बताया था, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स को सोप्स कहते हैं। अल्कलीज इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं, एसिड्स भी हम कर चुके हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस को वैसे अल्कलीज कहते हैं। सिंस सेंचुरीज कहता है कई सदियों से, बट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक मिनट पहला जुमला कंप्लीट करते हैं कि इंसान बना रहा है ये सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने मेंशन किया सिंस सेंचुरीज कई सदियों से, बट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी has not only increased the production of chemicals but improved the quality as well। अब क्या कहा जा रहा है कि अब टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वो काम जो पहले इंसान करते थे अब रिपोर्ट्स करते हैं, ठीक है, अब सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता और सारे काम होना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ने, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने ना सिर्फ पैदावार को बढ़ाया बल्कि जो हमारी प्रोडक्ट थी उसकी क्वालिटी को भी अच्छा कर दिया। फॉर इंस्टेंस सोडा ऐश एंड बेकिंग सोडा आर प्रोड्यूस्ड commercially by salvage process which is a continuous process। soda is not handled until it is packed। कहता है अब ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसी मशीन बनाई गई है कि आपने हाथ ही नहीं लगाना सोडे को, जब तक आप सोडा आपको पैकेट्स के, आपने सिर्फ क्या डालना, रॉ मटेरियल दे देना उस मशीन को रॉ मटेरियल्स दे देना, मशीन ने उसे मिक्स करना है, ठीक है, मिक्स भी करना है, सारे रिएक्शंस भी करवाने हैं, आखिर पे आपको सिर्फ पैकेट ही मिलेगा बाहर आता वो बस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड ऑलमोस्ट 100%, और वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिकवर कर ली जाती हैं। एट द सेम टाइम प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री, इसमें पोल्यूशन नहीं कॉज होता। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं? सो इसी के साथ फिर आज हमारा लेक्चर जो हम इसे क्लोज करते हैं। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।